Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Only 21. Only 21 persons are there. Good morning all. Now can I start class? Yes, Good ma'am. morning, ma'am. तो आज जो मैं आप लोग का चैप्टर हिंदी का स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है संचयन, जो आपकी पुस्तक चलती है उसका पहला पार्ट है हरिहर काका। ठीक है, हरिहर काका जो पार्ट आपके बुक में दिया गया है ये एक लंबी कहानी है और इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टोरी कैसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलती है। ठीक है, तो मैं आज आप लोग की ये कहानी शुरू कर रही हूँ, हरिहर काका। ये जो हरिहर काका स्टोरी है इसके जो लेखक हैं वो है मिथिलेश्वर। ठीक है, मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर को हुआ था भोजपुर में। मिथिलेश्वर जो है वो हिंदी भाषा के एक जाने माने लेखक हैं। इन्होंने कई उपन्यास, कई पुस्तकें लिखी हैं। आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जन्म इनका हुआ है 31 दिसंबर 1950 को। जन्म स्थान है बिहार प्रदेश का भोजपुर जिला और वहाँ का गांव है वैसाडीह नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। इनकी शिक्षा है एमए और पीएचडी हिंदी में। ठीक है, 1965 के छात्र जीवन से ही प्रारंभ इन्होंने लेखन शुरू किया है। अब तक क्या क्या लिखा है, 100 से अधिक कहानियां लिख चुके हैं, 2 उपन्यास लिख चुके हैं, आलेख, संस्मरण, व्यंग, निबंध और टिप्पणियां। ठीक है, ये इनके लेखन जो इन्होंने लेखन लिखा है अभी तक। आलेख आप लोग जानते हैं क्या होता है? आलेख और संस्मरण। आलेख में होता है कि जब हम किसी विषय पर एक समराइज करके एक जानकारी देते हैं तो उसको आलेख कहते हैं। संस्मरण जब किसी को याद करते हुए कहानी लिखी जाती है तो वो संस्मरण होता है। व्यंग क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि कोई चीज समाज में गलत है तो उसको चुटकीले अंदाज में, मतलब सामने वाले को बुरा भी ना लगे और ये पता चल जाए कि वो गलत है, तो व्यंग करते हुए जब लिखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? व्यंग। निबंध जब किसी विषय पर समुचित जानकारी दी जाती है और वो सारी जानकारी सही होती है तो उसको निबंध कहा जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हुई है। पुरस्कार और सम्मान, बाबूजी कहानी संग्रह के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा 1976 में उनको साहित्य पुरस्कार दिया गया। बंद रास्तों के बीच के लिए कहानी संग्रह के लिए सोवियत रूस द्वारा 1979 में उनको पुरस्कार दिया गया। इस तरीके से उनको कई पुरस्कार जो है वो मिले हैं। संप्रति क्या है, क्या उनका जॉब है? प्राध्यापक है हिंदी विभाग में, एडी जैन कॉलेज आरा में। प्लीज आप लोग आपस में चैट करना बंद करिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं लेखक के बारे में आप लोग को इंफॉर्मेशन दे रही थी। अब आप लोग जानिए कि ये जो स्टोरी है हरिहर काका ये कैसे बेस्ड है। ये आप लोग अगर किसी पिक्चर की स्टोरी की तरह या किसी मूवी की तरह याद रखेंगे तो ये स्टोरी आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आती हूँ सीधे।
हरिहर काका पे। ठीक है, तो यहाँ पहले मैं आपको इस कहानी के पात्रों को बता दूं। इस कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। आप सब लोग अपनी संचयन बुक अपने साथ रखिएगा, मैं उस बुक से ही पढ़ाऊंगी। तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, पहले हैं हरिहर काका। हरिहर काका कौन है? हरिहर काका जो लेखक है मिथिलेश्वर, उनके Suresh, can you please give class? This is the Hindi class. तो यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को कहानी के मुख्य पात्र बताती हूँ। हरिहर काका। हरिहर काका कौन है? वो एक शहर है आरा, उससे लगा हुआ एक गांव है, वहां पे हरिहर काका रहते हैं। और जो लेखक है मिथिलेश्वर, उसके पड़ोसी हैं। तो हरिहर काका ने बचपन से मिथिलेश्वर जी को खिलाया है और वो उनके बहुत क्लोज हैं। मतलब उन दोनों में बहुत पटती है, बहुत बनती है। वो दोनों अपने मन की बातें एक दूसरे को बताते हैं। तो यहाँ पे हरिहर काका और कथावाचक जो मैंने लिखा, मतलब राइटर जो मिथिलेश्वर है वो है। हरिहर काका कौन है? गांव में रहते हैं और कथावाचक के उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है। इसके अलावा कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है हरिहर काका के भाई। हरिहर काका के 3 भाई हैं जो जिनके साथ हरिहर काका उस गांव में रहते हैं। इसके बाद वहां पे जो कहानी का ताना बाना बुना गया है वो हरिहर काका के भाइयों के बीच में और ठाकुर बाड़ी के संतों के मध्य में बुना गया है। तो उस गांव में एक बहुत बड़ी ठाकुर बाड़ी है, और जो वो ठाकुर बाड़ी है वो इतनी बड़ी है कि आसपास के किसी भी एरिया में उतनी बड़ी ठाकुर बाड़ी नहीं है। पहले आप लोग समझिए ठाकुर बाड़ी क्या होता है। ठाकुर जो है कृष्ण भगवान को बोला जाता है, और बाड़ी मतलब जहाँ वो आंगन है वो प्रांगण है। तो उस गांव में एक बहुत बड़ा एरिया है जो जहाँ पे कृष्ण भगवान का मंदिर है, और उसके आसपास की जो जमीन है वो उस ठाकुर बाड़ी के संतों के द्वारा ले ली गई है। तो पूरा एरिया जो है वो ठाकुर बाड़ी कहलाता है। उस ठाकुर बाड़ी में संत रहते हैं और वहाँ पे भजन कीर्तन का काम होता है, और इसके अलावा जो गांव के लोग हैं वहां दर्शन करने भी आते हैं। तो ये जो पूरी कहानी का ताना बाना है इन चारों लोगों के बीच में चलता है। हरिहर काका लेखक, हरिहर काका के भाई और ठाकुर बाड़ी के संत। अब चलिए मैं पहले आपको हरिहर काका के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि स्टोरी ये शुरू क्यों होती है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि जो शहर के लोग होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, उनके अंदर बहुत लालच होता है। लेकिन इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लालच जो है अब गांव के लोगों में भी आ गया है। यहाँ पे कहानी है कि किस तरीके से काका की जमीन के लिए उनको परेशान किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, और किस तरीके से उनको ठाकुर बाड़ी के संत और उनके भाई उनके उस जमीन के टुकड़े के लिए परेशान करते हैं। तो यहाँ पे हरिहर काका जो है उनके पास 60 बीघा जमीन है। हरिहर काका नहीं, मतलब हरिहर काका और उनके भाइयों को मिलाकर उनके पास 60 बीघा जमीन है। अब हरिहर काका जो है उन्होंने 2 बार शादी की, लेकिन दोनों ही बार उनकी जो वाइफ, उनकी जो पत्नी थी, उसकी डेथ हो गई। तो अब वो अकेले हैं, और अकेले होने के कारण अब वो अपने तीनों भाइयों के साथ में रहते हैं। तो अब हरिहर काका क्योंकि अपने परिवार के साथ में रहते हैं तो वो अपनी जमीन से होने वाली कमाई के बारे में कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं। जो भी उनकी कमाई होती है उसकी जमीन से वो सारे अपने भाइयों को दे देते हैं, और उनके भाई उसको खर्च करते हैं। वो पूछताछ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अब वो उनके घर में रहते हैं। तो 60 बीघा जो पूरी जमीन है उनके 4 भाइयों और 3 भाई और हरिहर काका के बीच में, अगर हम उसको 4 से डिवाइड करें तो 15 बीघा। तो काका के पास जो जमीन है वो क्या है? 15 बीघा जमीन है। उनके पास आगे पीछे परिवार कोई नहीं है, वो अकेले हैं। ठीक है, बीघा क्या चीज होती है? बीघा जो होती है वो नापने की यूनिट होती है, मेजरमेंट यूनिट होती है जमीन को नापने की। तो इनके पास एक जमीन का जो बहुत बड़ा टुकड़ा है,
इस पे उनके भाइयों की भी नजर है कि इनके मरने के बाद आखिर वो जमीन हम ही लोग को मिलेगी। इसी तरीके से जो ठाकुर बाड़ी के संत हैं वो जानते हैं कि काका के आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो इस जमीन को किसी भी तरीके से इस जमीन पे कब्जा कर लेना चाहते हैं, जिससे उनकी प्रॉपर्टी या उनकी जो संपत्ति है वो बढ़ जाए। चलिए हम आते हैं, पहले मैं यहाँ पे कहानी के मुख्य बिंदु जो है वो आप लोग को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी और उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है लेखक और काका के बीच में क्या संबंध है। तो मैं बता दूं कि लेखक जो है वो कौन है, काका का पड़ोसी है, उनके नेबरहुड में रहता है और दोनों के बीच में संबंध बहुत अधिक आत्मीय है। बचपन में जब लेखक छोटा था तो हरिहर काका उसको खिलाते थे और बड़ा होने पर उसके साथ हंसी मजाक करते थे, उसको अपने मन की सारी बातें बताते थे। फिर अब आज के प्रेजेंट उसमें जब काका मिलने जाता है, काका से मिलने लेखक जाता है, तो वो देखता है काका एकदम चुप हो गए हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सब देखकर लेखक जो है वो बहुत अधिक परेशान हो जाता है। तो अब आइए बताती हूँ मैं यहाँ पे लेखक के गांव की विशेषताएं। लेखक के गांव की क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये जो लेखक का गांव है वो शहर आरा से मात्र 40 किलोमीटर दूर पे है और हसनगंज बस स्टैंड के द्वारा वहां पहुंचा जा सकता है। फिर उस एरिया में जो उनका गांव है उसके आसपास का जो एरिया है उसके बीच में एक बहुत बड़ी ठाकुर बाड़ी है। इतनी बड़ी ठाकुर बाड़ी वहां आसपास कहीं भी नहीं है। वहां पे कृष्ण भगवान का पूजा किया जाता है और वहां पे संत रहते हैं। पहले ठाकुर बाड़ी में कोई संत नहीं रहता था, लोग ऐसे ही दर्शन करने आते थे। कुछ साल पहले वहां आकर एक संत रहने लगे और ठाकुर बाड़ी का दर्शन गांव के सभी लोग करने जाते हैं। वहां पे गांव के जो भी लोग हैं वो लोग अपनी श्रद्धा से मनौती मांगते हैं वहां पे और काम पूरा होने पर वहां ठाकुर बाड़ी में चढ़ावा देते हैं, मतलब अपनी तरफ से मनी या जमीन जो कुछ भी वो देना चाहते हैं वो ठाकुर बाड़ी में देते हैं। तो इसके कारण ठाकुर बाड़ी के पास बहुत अधिक संपत्ति जो है वो जमा हो गई है। अब आती हूँ मैं यहाँ पे हरिहर काका के परिवार में उनकी स्थिति। जो मैंने आपको बताया कि हरिहर काका के बारे में कि उनकी जो वाइफ थी उन्होंने 2 बार शादी की पर दोनों ही बार उनकी जो पत्नियां थी वो मर गई। तो अब हरिहर काका अकेले हैं और वो अपने भाइयों के साथ में रहते हैं। परिवार वालों का काका के प्रति दुर्व्यवहार। यहाँ पे क्या है कि काका जो है अब वो बेसहारा है, वो अपने भाइयों के साथ में रहते हैं, तो उनके जो घर वाले हैं वो उनका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। उनके जो भाई हैं वो सुबह सुबह खेत पे काम करने चले जाते हैं। जो उनकी पत्नियां हैं, उनकी बहुएं हैं, वो काका को रोज बासी खाना, मतलब बासी चावल जो होते हैं उसको अचार या दही के साथ रोज दे देती हैं। कभी भी उनके लिए कुछ भी नहीं बनाती हैं। मैम, यस, मैम, बासी का मतलब क्या है? किस चीज का? बासी, बासी। बाती? नहीं, आपने कहा बासी, आपने कहा ना कुछ बासी का चावल। भात, भात, बासी मतलब जो सुबह का या रात का बना हुआ खाना होता है जिसको हम लोग अगले दिन अगर यूज करते हैं तो उसको बासी बोला जाता है। ठीक है, वो मतलब पुराना हो गया, वो खाना फ्रेश नहीं बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पे वो उसके परिवार वाले क्या करते हैं, जो हरिहर काका की जो बहुएं हैं और जो उनकी भाइयों की पत्नियां हैं वो उनको रोज मतलब जो रात का रखा हुआ पुराना चावल रहता है और उसके साथ अचार या दही दे देते हैं, कुछ भी उनके लिए अलग से नहीं बनाते हैं। तो काका को लगता है कि शायद घर में रोज यही बनता है और उनको यही मिलता है। उनको बुरा तो बहुत लगता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और कभी कभी हरिहर काका की क्या स्थिति हो जाती है कि वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी कोई सेवा नहीं करता है, उनको कोई पानी तक नहीं पूछता है, जबकि उनकी जमीन की कमाई का हिस्सा वो पूरा परिवार खा रहा है। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि काका के घर में एक मेहमान आते हैं, उनके भतीजे का दोस्त शहर से आता है। तो वहां पे उनके घर में बहुत तरीके के व्यंजन बनते हैं। तो काका बहुत मन ही मन खुश होते हैं कि आज उनको बहुत सारी डिशेस खाने में मिलेंगी, बहुत सारे व्यंजन मिलेंगे। लेकिन जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उनके पास फिर वही चावल और अचार खाने के लिए आता है। तो काका को बहुत गुस्सा आता है और वो थाली उठाकर फेंक देते हैं और गुस्सा होकर वहां से क्या करते हैं, ठाकुर बाड़ी चले जाते हैं।
तो महंत का हरिहर काका को अपनी ठाकुर बाड़ी ले जाना। अब महंत जो है ठाकुर बाड़ी का वो बहुत चालाक है, उसकी नजर जो है काका की जमीन पर ही है। तो वो काका को क्या बोलता है कि आप ऐसा है, आप हमारे साथ चलिए, ठाकुर बाड़ी में रहिए, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, सेवा करेंगे। और इस तरीके से महंत क्या करता है, उनको अपनी बातों में फंसाने का प्रयास करता है। अब जब महंत के साथ जो काका हैं वो ठाकुर बाड़ी पहुंच जाते हैं, 2-3 दिन उनका वहां खूब ध्यान रखा जाता है, उनको खूब अच्छे से खाना खिलाया जाता है। तो काका जो होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद घर वाले जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अरे काका चले गए, तो अगर काका ठाकुर बाड़ी चले गए तो उनकी जो 15 बीघा जमीन है वो भी उनके साथ महंतों के पास चली जाएगी। तो उनके भाई उनको किसी तरीके से मनाकर घर वापस लेकर आते हैं और उसके बाद उनका बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, अभी जो काका थे वो नाराज होकर ठाकुर बाड़ी चले गए थे और ठाकुर बाड़ी से मनाकर उनके घर वाले उनको वापस घर ले आए। अभी महंत को जो है बहुत टेंशन हो गई कि अरे ये मेरे हाथ में आया था, इसके पास 15 बीघा इतनी बड़ी जमीन थी और ये तो वापस अपने घर वालों के पास चला गया, तो ऐसा ना हो कि ये अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने घर वालों के नाम लिख दे। तो वो क्या करते हैं, महंत हरिहर काका का करवाते हैं, अपहरण करवा लेते हैं, उनको किडनैप करवा लेते हैं और जबरदस्ती उनके हाथ पैर बांधकर कोशिश करते हैं कि जो है वो जमीन के टुकड़े पे सिग्नेचर कर दे या अपना अंगूठा लगा दे, जिससे वो जमीन जो है वो ठाकुर बाड़ी की हो जाए। तो अभी जो महंत हरिहर काका जो है वो बहुत सुलझे हुए इंसान है, मतलब इसमें जो कैरेक्टर दिखाया गया हरिहर काका का बहुत ही सुलझा हुआ है। वो आज के जमाने को देखते हुए अपनी जमीन किसी को भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने गांव में कई लोगों को ऐसे देखा है कि जिन्होंने अपनी जमीन अपने परिवार वालों के नाम पे लिख दी और बाद में उनको भोजन के लिए भी तरसना पड़ा। तो यहाँ पे हरिहर काका जो है वो अपनी जमीन अपने जीते जी किसी को भी नहीं देना चाहते हैं। तो हरिहर काका मना कर देते हैं। तो महंत क्या करते हैं, उनके हाथ पैर बांध के जबरदस्ती उनसे संपत्ति लेने की कोशिश करते हैं। तो अभी घर वाले क्या है, वो लोग परेशान हो गए फिर से कि हरिहर काका कहाँ गायब हो गए। तो वो लोग पुलिस की मदद लेके हरिहर काका को ढूंढते हैं और उसके बाद उनको हरिहर काका महंत के एक कमरे में बंधे हुए मिलते हैं। तो घर वाले वहां से उनको बचाकर लाते हैं महंत से, लेकिन वो लोग बचा के तो वहां से उनको ले आते हैं, लेकिन फिर हरिहर काका के घर में ही उनके जो भाई हैं और उनके भाई के जो बच्चे हैं उनके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि आप अपनी वसीयत हमारे नाम लिखिए। तो अब हरिहर काका बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जमीन किसी को भी नहीं देना चाहते, ना महंत को ना ही अपने भाइयों के बच्चों को, लेकिन दोनों तरफ से उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी लिख दें। तो हरिहर काका क्या फैसला करते हैं, वो अपने घर वालों से और महंत से, दोनों लोग से दूरी बनाकर अलग रहने लगते हैं और काका एकदम चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अधिक आहत हैं अपने घर वालों के कारण और उस महंत के कारण जिसने उनके ऊपर इतना दबाव बनाया अपनी जमीन लिखने के लिए। तो काका जो है वो एकदम चुप हो जाते हैं। तब लेखक को समझ में आता है कि काका इतने चुप क्यों हो गए हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल मूवी की स्टोरी की जैसे मूवी चलती है उसी तरीके से ये कहानी चलेगी और ये कहानी पूरी फ्लैशबैक में चलेगी। राइटर जो है, लेखक जो है, वो आपको ये कहानी सुना रहा है फ्लैशबैक में कि क्या क्या हो चुका है पुराने दिनों में। तो अब हम लोग आते हैं संचयन बुक से इसको पढ़ते हैं। आप सबके पास संचयन बुक है तो उसको आप लोग बुक ओपन करिए और उससे पढ़ने में आपको आसानी होगी। आप सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? तो मैं यहाँ पे मैंने अभी आपको एक स्टोरी का एक जिस्ट दिया कि ये स्टोरी कैसे चलेगी। तो अब हम लोग पैरा बाय पैरा इस स्टोरी को पढ़ेंगे। काफी बड़ी स्टोरी है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बीच में पूछ सकते हैं। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। ये बात कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही।
दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मन स्थिति में वे जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अपने शहर आरा से लेखक जो है हरिहर काका से मिलने गया, अपने गांव पहुंचा है और वहां वो हरिहर काका से मिलने गया है। अब वो हरिहर काका की स्थिति को देख रहा है, तो वहां पे वो क्या बोल रहा है कि हरिहर काका से मैं कल मिलने गया था और आज भी मिलने गया, लेकिन काका जो है वो कुछ भी नहीं बोले। दोनों दिन मैं उनके पास बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब मैंने उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर मुझे सिर्फ एक बार देखा, लेकिन जब सर झुकाया तो दोबारा फिर नहीं देखा। पर उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। बहुत कुछ कहने मतलब जो वो हरिहर काका वो एकदम चुप हैं, लेकिन उनकी जो आंखें थी वो बता रही थी कि वो बहुत परेशानी में है। ठीक है। जिन यंत्रणाओं मीन्स होता है कष्ट, प्रॉब्लम। ठीक है। मन स्थिति मतलब होता है मन की अवस्था। स्थिति मतलब क्या होता है, किसी चीज की पोजीशन। ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवस्था। तो मन स्थिति मतलब मन की स्थिति या मन की अवस्था में वो जी रहे थे, उसमें मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अवस्था क्या है? अवस्था मतलब मैंने बताया ना, पोजीशन। उनका मन बहुत विचलित था, वो बहुत परेशान थे ना, क्योंकि उनको महंतों ने और उनके भाइयों ने दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। और अब हरिहर काका अकेले रह रहे हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि हरिहर काका दोनों लोग से दूर, गांव से दूर, अलग कोने में अकेले रह रहे हैं और उन्होंने अपने पास बहुत सारे गार्ड्स लगा रखे हैं, नौकर रख रखा है जो उनका खाना बनाता है, और गार्ड्स जो है उनकी पहरेदारी करते हैं कहीं कोई उनको मार ना दे। तो इसी कंडीशन के बीच में जब लेखक उनसे मिलने जाता है तो वो काका की स्थिति को बता रहा है कि काका की स्थिति इस समय क्या है, कि वो मुंह से कुछ बोल ही नहीं रहे। जो काका हमेशा हंसते रहते थे वो एकदम चुप हो गए हैं। सेकेंड पैराग्राफ पे मैं आती हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है आपको? अगर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं, हाँ, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे काका के मन की स्थिति और उनकी स्थिति को लेखक ने पहले पैराग्राफ में बताया है। दूसरे पैराग्राफ में मैं आती हूँ। हरिहर काका की जिंदगी में मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अब ये फ्लैशबैक में वो पूरा लेखक बता रहा है अपने बचपन से कि कैसे वो हरिहर काका से जुड़ा हुआ है। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उसमें हरिहर काका भी एक है। चंद मतलब कुछ या थोड़े। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। आसक्ति मीन्स होता है लगाव। ठीक है। तो यहाँ पे हरिहर काका के प्रति लेखक को लगाव क्यों है, उसके वो कारण दे रहा है कि एक तो व्यवहारिक कारण है और दूसरे वैचारिक कारण है। व्यवहारिक मतलब क्या, कि वो पड़ोस में रहते हैं तो व्यवहार के नाते उनसे लगाव है। वैचारिक मतलब उन दोनों के विचार बहुत मिलते हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। दुलार मतलब प्यार करना। अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ, सयाना मतलब यंग, ठीक है, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि वैचारिक कारण में दोनों के विचार इतने मिलते थे कि दोनों में दोस्ती हो गई। भले ही उम्र का बहुत अधिक फासला था, वो उसके काका थे, लेकिन दोनों के विचार बहुत मिलते थे, इसलिए इन दोनों में दोस्ती हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना, जैसे काका ने मुझसे दोस्ती करने के लिए ही इतनी उम्र, क्योंकि उन दोनों के बीच में एज गैप बहुत ज्यादा था। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी।
वह भी मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी उन्होंने कुछ भी कहना बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हो। मझधार मीन्स क्या होता है? मझधार मतलब कोई अगर नदी है, उसके बीचों बीच जैसे कोई नाव जो है फंस गई है और उस पे जो सवार है, उस नाव पे जो बैठा हुआ है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता हो। अभी काका की स्थिति वो कैसी बता रहा है लेखक, कि वो जो है उनकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे वो किसी नाव पे सवार हो और वो नाव जो है नदी के बीच में जाकर फंस गई हो और वो चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर वो मदद किसी से चाहते भी हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी मदद कर सके। ठीक है, तो विलीन मतलब गायब। तो वो मदद चाहते थे, उन्होंने अपने परिवार से परेशान हुए तो महंत के पास गए, महंत से परेशान हुए तो वापस वो अपने समझ बूझ के अपने भाइयों के पास फिर लौट आए, लेकिन दोनों ने ही उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया। तो अब उनके पास कोई भी नहीं है जिससे वो मदद ले सके। ठीक है, तो मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं। विकल्प मतलब यहाँ पे उपाय को कहा गया है या कोई दूसरे रास्ते को कहा गया है। तो मौन होकर जल समाधि, जल समाधि क्या हो गया कि अब जो काका जो है वो एकदम चुप हो गए हैं। अब उनको पता है कि जब तक वो जिएंगे उनको इसी प्रकार से जीना है, तो इसीलिए वो एकदम शांत हो गए हैं। उनको पता है कि वो जितने दिन जी रहे हैं उनके पास कोई भी और रास्ता नहीं है जीने का, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और झटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच में हरिहर काका घिर आए हैं। ठीक है, तो अभी हरिहर काका क्या है? हरिहर काका की यहाँ मन की स्थिति को बताया गया है। वो आदमी अपने परिवार से बहुत अधिक प्यार करता था, उनके साथ रहना चाहता था, इसलिए उसने कभी भी जमीन का कोई हिसाब किताब या जमीन से होने वाली किसी भी कमाई का कोई हिसाब किताब नहीं लिया। ठीक है, उसको जो मिल जाता था वो उसमें खुश था। लेकिन आज परिवार के ऐसे व्यवहार के कारण और महंतों के धोखा देने के कारण वो क्या हो गया है, वो बहुत बेचैन हो गया है कि उसको लग रहा है कि मेरे साथ सब लोगों ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। इसी वजह से हरिहर काका जो है वो बहुत अधिक चुप हो गए हैं। तो यहाँ पे उनके ये मन की स्थिति को बताया गया है कि नाव के बीच मझधार फंसी हो, सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। और इस अवस्था में उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब वो क्या करना है, जब तक उनको जीना है इसी प्रकार से जीना है, लेकिन वो अपने परिवार से दूर होकर बहुत बेचैन हो गए हैं। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। हाँ, जल समाधि का मतलब क्या है? क्या जल समाधि मतलब जल के अंदर डूबकर अपनी जान दे देना, उसको जल समाधि कहा जाता है। कि जल के अंदर बैठ जाइए और उतनी देर बैठे रहिए जब तक आपकी जान न निकल जाए, तो उसको जल समाधि कहा जाता है। समाधि मतलब मृत्यु के बाद जो आदमी का शरीर बचता है वो रहता है, उसको समाधि कहते हैं। थैंक यू मैम। तो फिर यहाँ पे हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब ऐसी कोई बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन जो बताई है वो लेखक ने बताई है। लेखक ने लिखा है कि वो बता रहा है कि काका की जो स्थिति है, अगर उस स्थिति में मैं भी होता तो शायद इसी तरीके के गूंगेपन का शिकार हो जाता। गूंगेपन का शिकार मतलब कुछ भी बोल ना पाने की स्थिति, कि अब उनके पास कोई बात ही नहीं रह गई है कि जिसको वो बात करें और वो हंसे बोले या कुछ भी कहें, क्योंकि उनके वो घबराते हैं, उनको रात को नींद नहीं आती है कि उनको कोई मार देगा यहाँ पे आके। ठीक है, अब वो अकेले हो गए हैं, अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज लेखक जो है यहाँ पे बता रहा है कि हरिहर काका के मन की स्थिति कैसी हो गई है कि वो गूंगेपन का शिकार हो गए, कि उनके पास कोई भी बात नहीं रह गई है अब कहने के लिए।
हरिहर काका की इस स्थिति में कैसे आप फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने के लिए पहले मैं अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुर बाड़ी का संक्षिप्त परिचय आप सबको देना उचित समझता हूँ, क्योंकि इसके बिना तो यह कहानी ही अधूरी रह जाएगी। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में लेखक फ्लैशबैक में जाके पहले अपने गांव के बारे में बताएगा, फिर ठाकुर बाड़ी के बारे में बताएगा और उसके बाद फिर पूरी स्थिति के बारे में बताएगा, जो मैंने आपको पाठ के मुख्य बिंदु में डिस्कस किया है। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो शहर कौन सा है? आरा। अगर आप लोगों को याद हो तो अभी मैंने आपको मिथिलेश्वर जी का जब जीवन परिचय दिया तो उसमें वो जॉब कहाँ करते हैं? आरा में करते हैं। ठीक है, तो मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। 2.5 मतलब 2.5, 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान है। गांव के पश्चिम किनारे पर एक बड़ा सा तालाब, उनके गांव में एक बड़ा सा तालाब है। गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष, गांव के बीचों बीच में एक बरगद का बड़ा सा पेड़ है। गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। ठाकुर मतलब कृष्ण भगवान, तो उनका एक बहुत बड़ा सा मंदिर है। तो अगर आप लोग इसको कहें तो ये जो कहानी दी गई है, मिथिलेश्वर जी ने जो कहानी दी है, जब हम किसी स्पेसिफिक एरिया को बताते हैं कि वहां पे क्या क्या है, तो उसको आंचलिक कहानी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये क्योंकि अपने गांव का इस तरीके से डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो ये आंचलिक कहानी पर भी आएगा, क्योंकि ये पूरी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं अपने गांव की कि आरा से 40 किलोमीटर दूर है, गांव की आबादी इतनी है, गांव में 3 प्रमुख स्थान है। तो ये जब ये पूरी चीज बता रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये गांव की लोकेशन भी बता रहे हैं, तो ये आंचलिक कहानी भी मानी जा सकती है। अब आइए यहाँ पे वो ठाकुर बाड़ी के बारे में बताते हैं इस पैराग्राफ में कि गांव में इस ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई। स्थापना मतलब कब उसको बनाया गया, उस मंदिर को, इसकी ठीक जानकारी किसी को भी नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है, प्रचलित मतलब जो कहानी उस मंदिर के बारे में कही जाती है या जो प्रसिद्ध है, वह यह है कि वर्षों पहले यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था। कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा मतलब मनी कलेक्ट करके यहाँ पर ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, आबादी मीन्स होता है पॉपुलेशन, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता चला गया। कलेवर मतलब होता है मंदिर का रूप या आकार। ठीक है, तो जैसे जैसे वहां पॉपुलेशन बढ़ती गई, ज्यादा से ज्यादा मनी जो है वो गांव में आने लगी, तो क्या हो गया, मंदिर का जो रूप और आकार था वो भी बढ़ता चला गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। मनौती मतलब भगवान से कोई विश करना, कुछ मानना कि अगर ये पूरा हो गया तो हम आपको इतना चढ़ाएंगे या इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे। तो उसी तरीके से गांव में बहुत सारे लोग उस मंदिर में जाकर मनौती मांगते और पूरा होने पर क्या करते, खुशी खुशी उनको रुपए, जेवर, अनाज आदि चढ़ाते। और बहुत अधिक खुशी होती, कोई बहुत बड़ा काम पूरा हो जाता तो वो क्या करते, ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। तो यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में जीत होती है तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी इसलिए तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। तो लोगों के इस विश्वास का ही परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुर बाड़ी से ही पहचाना जाता है,
यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसके जोड़ की कोई दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उस पूरे एरिया में कहीं भी कोई अब इतना बड़ा मंदिर नहीं है जितना बड़ा उनके गांव में है। अब ठाकुर बाड़ी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं इस पैराग्राफ में कि ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बाड़ी की देख रेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और पुजारी की नियुक्ति करती है। कहने का मतलब ये है कि अब वो ठाकुर बाड़ी इतना बड़ा हो गया तो वहां पे पूरा एक समिति बनाई गई है 4-5 लोगों की। वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसकी देखभाल कैसे की जाएगी, मंदिर का संचालन कैसे होगा, और उसके लिए वो हर 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी अपॉइंट भी करते हैं। नियुक्ति मतलब अपॉइंट करना, ठीक है। तो ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना और धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे बाढ़ या सूखा, बाढ़ मतलब फ्लड, ठीक है, सूखा मीन्स ड्रॉट, ये सब कुछ होता है तो क्या होता है, ये ठाकुर बाड़ी जो है लोगों की मदद भी करता है। तो प्राकृतिक आपदा आने पर गांव में जब भी कोई बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है तो ठाकुर बाड़ी के अहाता मतलब जो उसका खुला हुआ एरिया है ठाकुर बाड़ी का, उसमें तंबू लगाया जाता है, टेंट लगाया जाता है और लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व या त्योहार की शुरुआत भी ठाकुर बाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुर बाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी, जनेऊ, ये सब क्या है, संस्कार हैं, के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। और ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। खेतों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर तैयार हो जाती है, अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तो ठाकुर जी के नाम अग उग निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को अहाता मीन्स मैंने बता दिया था, जो खुला एरिया है या आंगन है, ठीक है। इसके बाद दवनी जो होता है, दवनी किसको बोला जाता है कि जब खेतों में हम लोग गेहूं या चावल उगाते हैं तो उसके जो पेड़ को काट कर खेतों से उसके बाद उसको पीटा जाता है। पीटने के बाद उससे गेहूं और चावल के जो दाने होते हैं वो निकल आते हैं। गेहूं और चावल मतलब व्हीट और राइस, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, दवनी। मतलब ये एक प्रोसेस होता है कि वो फसल को पीट पीट कर उससे उसके दाने इकट्ठा किए जाते हैं जमीन पे और उस प्लांट को अलग कर दिया जाता है। तो अनाज की एक ढेरी तैयार हो जाती है और पहले सबसे उसमें क्या किया जाता है, ठाकुर जी के नाम का हिस्सा निकाल दिया जाता है। उसके बाद ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। तो आप लोग सोचिए अब ठाकुर बाड़ी जो है वो अपने आप में कितनी विस्तृत है। एक तो उनके पास 20 बीघा खेत है, उनके अपने पंडित हैं, अपने पुजारी हैं, और उसके बावजूद उनको गांव से बहुत अधिक चढ़ावा भी मिलता है और लोग अपने घर में पैदा होने वाले अनाज में भी उनको हिस्सा देके जाते हैं। तो एक तरीके से वो उस गांव में जो है सबसे अधिक संपन्न है, सबसे अधिक समृद्ध है, जिनके पास सबसे अधिक प्रॉपर्टी है और उनके पास किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। तो ये तो था ठाकुर बाड़ी का डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों के संबंध बहुत ही अधिक घनिष्ठ हैं, मन और तन दोनों स्तर पर, क्योंकि जो मनुष्य है वो एक धार्मिक प्राणी होता है, ये माना जाता है। तो वहाँ गांव में जब ठाकुर बाड़ी है तो सब लोग उसकी पूजा करते हैं और लोग मानते हैं कि जो कुछ भी उनके घर में अच्छा हो रहा है वो ठाकुर जी की कृपा के कारण ही हो रहा है। इसलिए वहां पे मन और तन दोनों स्तर पे वो लोग, गांव के जो लोग हैं वो बहुत गहरे से ठाकुर बाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। तन स्तर पे मतलब पहला त्योहार, कोई भी त्योहार होता है उसकी शुरुआत ठाकुर बाड़ी से करते हैं। उनके घर में अनाज उगता है तो सबसे पहले वो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर समय समय पर वहां पे दान करते रहते हैं। तो इस तरीके से गांव के लोगों का जो है ठाकुर बाड़ी के साथ बहुत ही गहरा संबंध है।
कृषि कार्य से अपना बचा हुआ सारा समय वे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों के प्रवचन सुनकर और ठाकुर जी का दर्शन करके वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं और उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं और उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ गांव के लोग क्या करते हैं, या तो वो खेती का काम करते हैं और खेती का काम करने के बाद जो बचा हुआ समय होता है उसको कहाँ बिताते हैं, ठाकुर बाड़ी में ही बिताते हैं और उन लोगों की बहुत श्रद्धा है ठाकुर जी के प्रति। मैम, हाँ, कृषि का मतलब क्या है? कृषि कार्य क्रॉपिंग की जाती, क्रॉप करते हैं ना, फसल उगाते हैं फार्मर, दैट इज कृषि या खेती। तो यहाँ पे अब परिस्थितिवश लेखक हरिहर काका के बारे में बता रहा है। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में भी जाना बंद कर दिया है। इससे पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे मन बहलाने के लिए। कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी जाता हूँ, लेखक खुद के लिए बोल रहा है, लेकिन वहां के साधु संत मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। फूटी आंख नहीं सुहाते क्या है? मुहावरा है। फूटी आंख सुहाना मुहावरा है। आप लोग को पता है, आपके सिलेबस में मुहावरे डाले गए हैं जिसमें आपके जो स्पर्श और संचयन बुक में जो मुहावरे दिए गए हैं वो भी एग्जाम में अलग से पूछे जाएंगे। तो आप लोग जहाँ पे भी कोई मुहावरा आता है उसको एक पेज पे या एक कॉपी में अलग से लिखते जाइए, तो ये आपका इकट्ठा हो जाएगा। और जब मैं आपको मुहावरे पढ़ाऊंगी तो आपको एक्स्ट्रा और भी मुहावरे दूंगी, क्योंकि एग्जाम में आपके 2 या 3 मार्क्स के मुहावरे जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फूटी आंख ना सुहाना मतलब अच्छा ना लगना, ठीक है। तो ये एक मुहावरा है। काम धाम करने में उनको कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। बात बनाना भी एक यहाँ पे मुहावरा है। अब यहाँ पे देखो बता रहा है कि ठाकुर बाड़ी के महंत ने हरिहर काका के साथ धोखा किया, तो आजकल वो क्या ठाकुर बाड़ी भी नहीं जा पाते हैं। वहां के लोग जनरली, गांव के लोग क्या काम करते थे, या तो कृषि कार्य करते थे या तो ठाकुर बाड़ी में अपना समय बिताते थे। अब जो हरिहर काका हैं वो ठाकुर बाड़ी भी नहीं जा सकते हैं, वहां लोगों से मिल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद लेखक अपना पॉइंट दे रहा है कि उसको ठाकुर बाड़ी जाना क्यों नहीं पसंद है। तो पहली बात वो क्या बताता है कि वहां के जो संत हैं वो कोई काम नहीं करते हैं, काम धाम में उन्हें कोई रुचि नहीं, मतलब खाली बैठ कर खाली प्रवचन देकर अपना समय बिताते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। और ठाकुर जी को, कृष्ण भगवान को भोग लगाने के नाम पे दोनों टाइम, दोनों जून मतलब दोनों समय, एक बार हम लंच लेते हैं, एक बार हम डिनर लेते हैं, दोनों समय वो क्या करते हैं, हलवा और पूरी मतलब अच्छे व्यंजन खाते हैं। और गांव के लोग रूखा सूखा खाकर जो उनकी मनौती पूरी होती है तो यहाँ पे भोग भी चढ़ाते हैं। और ये लोग संत क्या है, ये लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ बातें बनाते हैं। बातें बनाना मतलब बड़ी बड़ी बात करना, केवल बातें करके अपना समय बिताना, कोई भी फ्रूटफुल वर्क नहीं करना। तो लेखक जो है वो पढ़ा लिखा है, वो आरा शहर में होता है, तो अपने वैचारिक मतभेद के कारण वो ठाकुर बाड़ी में जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसके अनुसार वहां पे वो लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसको सही कहा जा सके। केवल वो लोग बैठ के आराम से लोगों के दिए हुए दान पे आराम से बैठकर खाते हैं। तो लेखक जो है वो स्वयं ठाकुर बाड़ी इसीलिए जाना पसंद नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। यहाँ पे हरिहर काका के परिवार के बारे में बताया है लेखक ने। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं, मतलब सभी के संतानें हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं। जो लेखक के भाई हैं उनके भाइयों के जो बच्चे हैं वो सयाने हो गए, सयाने मतलब यंग हो गए हैं। और 2 की शादियां भी हो गई हैं, मतलब उनके घर में बहू भी आ गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर, दफ्तर मीन्स होता है ऑफिस में, क्लर्की करने लगा, मतलब वहां पे वो क्लर्क की पोस्ट पर अपॉइंट है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। इस लाइन का मतलब है कि हरिहर काका की कोई भी संतान नहीं है, उनके कोई भी बच्चे नहीं हैं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है, मतलब ये चारों भाइयों में दूसरे नंबर पे आते हैं।
औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, ठीक है, अपने बच्चे हों उनके, ये सोचकर उन्होंने 2 बार शादी की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, मतलब वो प्रतीक्षा करते रहे कि उनके बच्चे होंगे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। लेकिन उनकी कोई औलाद हुए ही बिना उनकी जो दोनों पत्नियां थी उनकी मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग सिधार गईं। लोगों ने उन्हें तीसरी शादी करने की भी सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र, मतलब अब उनकी जो एज है वो ज्यादा हो गई है, और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। तो 2 शादी करने पर जब दोनों बार उनकी वाइफ की डेथ हो गई, तो लोगों ने उनको फिर सलाह दी कि आप तीसरी शादी कर लीजिए, लेकिन क्योंकि उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई थी और अपने संस्कारों की वजह से उन्होंने शादी करने से मना कर दिया, और वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। ठीक है, इत्मीनान मतलब होता है चैन से, और प्रेम से अब वो अपने ही भाइयों के परिवार में रहने लगे, क्योंकि उनका अपना कोई भी परिवार नहीं है। अब यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। इत्मीनान का मतलब क्या है फिर से? चैन से, आराम से, किसी चिंता के। ठीक है, अब उनको कोई फिक्र नहीं रह गई, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी लेके और वो अपने भाइयों के साथ उनके परिवार में रहने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके भाई और उनके जो परिवार के लोग हैं वो उनकी सारी उम्र उनकी सेवा करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे, इसलिए वो इत्मीनान से उनके घर में रहने लगे। ठीक है, क्लियर है? आराम से होता है या चैन से होता है? अब यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। हरिहर काका के परिवार में कुल 60 बीघे खेत है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघा खेत पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, इसलिए शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। देखिए, होता क्या था कि पुराने जमाने में गांव में कोई और किसी के पास काम नहीं होता था, कोई अदर जॉब नहीं होती थी, तो जनरली लोग क्या होता था, संयुक्त परिवार में ही रहते थे। संयुक्त परिवार में रहने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि वो कृषि कार्य पर पूरी तरीके से निर्भर होते थे, और खेती के लिए अगर जमीन बढ़ जाती तो पैदावार बहुत अधिक कम हो जाती। तो पैदावार कम होने से क्या होता कि उनको प्रॉफिट बहुत कम हो जाता उनका प्रॉफिट, इसलिए वो लोग संयुक्त परिवार में ही रहना पसंद करते थे, जिससे उनके पास जमीन का एक बड़ा टुकड़ा रहे और उस जमीन में जो भी उपज हो, जो भी अनाज पैदा हो, उससे ज्यादा प्रॉफिट या कमाई उनके पास आए। तो संयुक्त परिवार में रहने का एक कारण ये भी था। तो उसी तरीके से हरिहर काका के भी जो परिवार थे, मतलब चारों भाइयों का परिवार एक जगह मिलकर रहता था। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है और उनकी जमीन का टुकड़ा भविष्य में उनको ही मिलने वाला है। समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें और किसी बात की तकलीफ ना होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही। खोज खबर लेना मतलब ध्यान रखना, ये भी एक मुहावरा है। फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीजें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। अब यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं कि जब हरिहर काका जब नए उन्होंने अपने परिवार में रहने के लिए वहां रहने लगे, तो स्टार्टिंग में उनके भाइयों ने अपनी वाइफ लोग को समझाया कि तुम लोग उनका अच्छे से ध्यान रखना, उनको किसी चीज की कोई कमी मत होने देना। तो थोड़े दिन तक तो सबने बहुत अच्छे तरीके से हरिहर काका को ध्यान रखा, उनकी खोज खबर लेते रहे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग क्या करते कि ठहर चौका, यहाँ पे लिखा है ठहर चौका का मतलब होता है, बेटा पुराने जमाने में क्या होता था, गांव में कच्चे घर होते थे। कच्चे घर मतलब वो मिट्टी से बने हुए होते थे। तो अब मिट्टी के घरों की सफाई कैसे करी जाती थी कि एक पॉट में पानी और उसमें थोड़ा सा परसेंटेज जो होता था 2 या 3, मतलब जैसे एक पूरा बाल्टी भर के पानी लिया है तो उसमें 1/4 जो पार्ट होता था वो मिट्टी होता था,
और उसको मिक्स करके उससे एक कपड़े से क्लीन किया जाता था किचन को। और जो चूल्हा होता था जिसपे खाना बनाते थे, मिट्टी का चूल्हा पहले होता था, लोग लकड़ियां जलाकर आग लगाकर उससे खाना बनाते थे। तो उसको यहाँ पे उन्होंने बोला है हैर चौका, मतलब सूखे चूल्हे या चौके की लिपाई पुताई करना। तो वो लिपाई पुताई मतलब क्या हुआ कि मिट्टी और पानी को वो लोग घोल लेते थे और कपड़े को उसमें डिप करके उस कपड़े से उस चौके को और जो किचन की जो फर्श होती थी उसको साफ करते थे। तो इस चीज को यहाँ पे बोला गया है कि अब उनको कौन पूछने वाला। तो वो जो घर के लोग थे वो लोग खाना वाना बना के और किचन साफ करके आराम से पंखा झलते हुए अपने अपने, मतलब जो जो स्त्री थी सब अपने अपने हस्बैंड के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती, और जो कुछ बचता और जो कुछ रूखा सूखा घर में होता या रात का रखा हुआ खाना होता वही खाना हरिहर काका को दे दिया जाता। उनको पूछने वाला कोई नहीं था। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनका अपना कोई भी परिवार वहां पर नहीं था। वो पूरी तरीके से अपने भाइयों की पत्नियों पे आश्रित थे भोजन के लिए। तो इसलिए हरिहर काका की ये कंडीशन उनके घर में थी, लेकिन इस पे भी वो कुछ भी नहीं कहते थे। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सब अपने अपने कामों में मशगूल मीन्स होता है बिजी होना, ठीक है। सब अपने अपने काम में मस्त रहते थे, बिजी रहते थे। किसी को भी हरिहर काका से कोई मतलब नहीं रहता। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या तो धमा चौकड़ी मचाते। अब यहाँ पे पढ़ना लिखना मतलब जो बच्चे थे, घर के छोटे बच्चे थे, वो पढ़ाई लिखाई में बिजी रहते, या धमा चौकड़ी मतलब उछल कूद और शोर मचाना, जो जनरली आप लोग क्लासेस में करते हैं अगर टीचर नहीं होती है वहां पे, बातें करने में बिजी। तो यहाँ पे वो या तो बच्चे क्या थे, पढ़ लिख रहे होते, या फिर धमा चौकड़ी मचाते, उछल कूद करते हुए घर में खेलते रहते। मर्द खेतों पर गए रहते। यहाँ मर्द किसको बोला गया है? जो उनके भाई हैं और जो उनके भाइयों के बच्चे हैं वो सब खेतों पे चले जाते हैं। औरतें हाल भी पूछने नहीं आती। औरतें मतलब जो उनके भाइयों की पत्नियां हैं और जो उनके भाइयों की बहुएं हैं, उनमें से कोई भी हरिहर काका को नहीं पूछने आता। दलान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। दलान मतलब होता है, पहले पुराने जमाने में गांव में ड्राइंग रूम नहीं होता था, तो एक कॉरिडोर जैसा हिस्सा बनाया जाता था, उसके दोनों तरफ कमरे होते थे। तो जो भी गांव में मिलने जुलने आता था वो उसी हिस्से में, दलान का जो खुला हिस्सा होता था कॉरिडोर जैसा, उसी में बैठता था। तो एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं बैठक, मतलब जिसमें कोई बाहरी आकर बैठता हो, ठीक है। तो दलान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। मतलब अगर वो बीमार पड़ जाते तो कोई उनकी सेवा नहीं करता, कोई उनको नहीं पूछता, और उनको अपने सारे काम उसी अवस्था में करने पड़ते। ऐसे वक्त में अपनी पत्नियों को याद कर करके प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब यहाँ पे ये मुहावरा दिया गया है, आंखें भर आना। आंखें भर आना मतलब आंखों में आंसू आ जाना, ये भी मुहावरा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब उनको परिवार का कोई भी सदस्य नहीं पूछता तो वो अकेले बैठकर अपनी पत्नियों को याद करते रहते, और जब वो अपनी पत्नियों को याद करते तो क्या होता, उनकी आंखें भर आती, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ जाते, ये भी मुहावरा है। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। अब धीरे धीरे उनको एहसास होने लगा था कि उनका कोई भी ध्यान नहीं रखता है, उनकी जरूरतों को कोई भी पूरा नहीं करता है। भले ही वो अपने परिवार में रह रहे हैं और अपनी कमाई का हिस्सा भी वो नहीं पूछते कि वो कहाँ खर्च किया जा रहा है, जो उनकी जमीन से जो कमाई होती है, लेकिन उनका कोई ख्याल नहीं रखता। तो इनकी, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। तो यहाँ पे मोह भंग मतलब अब उनको लगने लगा था कि उन्होंने ये गलत किया कि वो अपने भाई के परिवार के साथ आकर रहने लगे और यहाँ पर कोई भी उनका ध्यान नहीं रखेगा। फिर क्या हुआ, और फिर एक दिन
ओके, टाइम इज ओवर आई थिंक। ठीक है, तो मैं इसको मंडे को आप लोग को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है और इसको आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। इसमें काफी टफ शब्द भी हैं और मैं नेक्स्ट क्लास में इसको हरियर काका कंटिन्यू करूंगी। आप लोग मुहावरे सारे एक जगह लिखते हुए जाइए और हो सके तो एक कॉपी में लाइन से किसी भी चैप्टर में जो भी मुहावरा आता है उसको आप लोग लिख लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आज मैं ये क्लास यही खत्म करती हूँ। कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी, मंडे को क्लास होगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास। एनी डाउट? थैंक यू मैम। यहाँ तक कोई डाउट है आप नो लोगों मैम। नहीं मैम। थैंक यू मैम। नहीं मैम। उससे